ठीक है, तो ESOP एक इंसेंटिव स्कीम है जो एम्प्लॉयज को दी जाती है ताकि वो हमारी कंपनी में बने रहे, उनको एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए। अब ESOP जो है वो एम्प्लॉयज को ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, उन्हें कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो एम्प्लॉयज ये कंडीशन को पूरी कर देते हैं तब वो ESOP के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सर कौन सी कंडीशंस होती है? एक कंडीशन आपकी होती है जिसमें आपका सिर्फ टाइम देखा जाता है, आप कितने समय तक फर्म के अंदर हो, और इसमें आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। ठीक है, एक टारगेट आपको दे दिया जाएगा, अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आप ESOP के लिए एलिजिबल हो जाओगे, वरना आपको ESOP ऑफर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, टाइम का यहाँ पे क्या मतलब है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी एम्प्लॉय को बोला, या हमने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को बोला, आप हमारी कंपनी में 5 साल तक बने रहिए, 5 साल से पहले हमको छोड़ना मत। अगर आप 5 साल तक हमारी कंपनी में बने रहे तो 5 साल के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर ESOP। आप हमारी कंपनी के शेयर्स को कम प्राइस पर खरीद सकते हैं। परफॉर्मेंस के यहाँ पे क्या मतलब होगा? कंपनी ने एम्प्लॉयज को ये बोल दिया है कि आपको एक सेल्स टारगेट अचीव करना है, सेल्स टीम्स को ये ऑफर दिया जा रहा है, तो सेल्स टीम को एक टारगेट दिए कि आप इस क्वार्टर में एक सर्टेन अमाउंट का टारगेट अचीव करके ले आइए। अगर ये टारगेट आपने अचीव कर लिया तो आप ESOP के लिए क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो कंडीशन आपको ये पूरी करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एक टाइमलाइन को समझते हैं जरा। जिस डेट पर एम्प्लॉयज को ये कहा जाता है कि आप ये कंडीशन पूरी करिए तो आप ESOP के लिए एलिजिबल हो जाओगे, उस डेट को कहा जाता है ग्रांट डेट। ठीक है जी, जिस दिन ESOP का ग्रांट दिया गया, तो यहाँ पे जो ESOP ऑफर कर रहा है, कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह मान लेते हैं, तो वो पहले ही बता देते हैं कि अगर आप इतने समय तक हमारे एम्प्लॉय बने रहे, तो अगर आपने ये कंडीशन पूरी करी तो इतने समय के बाद आपको जो हमारी कंपनी के स्टॉक प्राइस है वो इतने प्राइस पर ऑफर कर दिए जाएंगे। तो जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है वो इधर ही बता दिया जाता है। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर ESOP ऑफर किए जाते हैं, प्राइस एट विच ESOP इज ऑफर्ड। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो वेस्टिंग कंडीशन, जो आपकी कंडीशन है वो पूरी हो जाएंगी उस समय पर जो स्टॉक का प्राइस होगा तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन ग्रांट दिया गया उसी समय पर कंपनी प्राइस बता देती है कि इस प्राइस पर आपको ESOP ऑफर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ग्रांट डेट हम मान लेते हैं दिया गया था 1 अप्रैल 2020 को, और कंडीशन ये थी कि आप 3 साल तक हमारे एम्प्लॉय बने रहिए। तो आपका फर्स्ट ईयर यहाँ पे खत्म हुआ, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, ये आपका 31 मार्च 21, ये 22 और ये 23। तो ये जो आपका पीरियड है जहां पर जो कंडीशन दी गई थी वो कंडीशन को चेक किया जाएगा, इस पीरियड को कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। ठीक है जी, इसे क्या बोला जाएगा? वेस्टिंग पीरियड। जिस पीरियड में आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है, आप एलिजिबल हो कि नहीं वो यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, और जो कंडीशन दी जाती है इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, उन कंडीशन को हम कहते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। ठीक है जी, जो भी कंडीशन एम्प्लॉयज को दी जाएगी, या तो एम्प्लॉय बने रहने की या परफॉर्मेंस वाली, उसे क्या बोला जाएगा? वेस्टिंग कंडीशन। और इस कंडीशन को जब देखा जाता है, जिस पीरियड में देखा जाता है उसे बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, जब ये वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा यानी कि 31 मार्च 23 को, उसके बाद कंपनी कुछ समय एम्प्लॉयज को और देती है, आप पैसा इकट्ठा कर लीजिए और आप ESOP उसके बाद खरीद सकते हैं। तो मान के चलिए कंपनी ने फिर 1 साल का समय और दे दिया, फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। तो ये जो 1 साल का समय दिया आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, इसे बोला जाता है एक्सरसाइज पीरियड। यानी जिन एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय एलिजिबल हो चुके हैं ESOP के लिए, वो इस साल के बीच में अपने राइट में कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड पे आपको खास ध्यान देना है। ग्रांट डेट, जिस डेट पर आपको ESOP ऑफर किया गया, वेस्टिंग पीरियड जहां पे कंडीशन को चेक किया जाता है, और एक्सरसाइज पीरियड का मतलब है जहां पे एम्प्लॉयज शेयर्स को खरीद सकते हैं इस समय के अंदर। जो एम्प्लॉयज इसके बाद भी नहीं खरीद पाए वो क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे।
लैप्स का मतलब है वो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एंट्रीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एंट्रीज अकाउंटिंग में हमें करना क्या है। ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग में क्या करना है। अकाउंटिंग में ग्रांट रेट पर कोई एंट्री हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रांट दिया गया है, एक बात बोली गई है कि आप ये कंडीशन पूरी करोगे तो आपको ESOP मिलेगा, तो यहाँ पे अकाउंटिंग शुरू नहीं होगी। अकाउंटिंग हमें करनी है हर वेस्टिंग पीरियड के एंड में। हर वेस्टिंग पीरियड के एंड में कंपनी ये चेक करती है कि एम्प्लॉइज को अगर हमने आज ESOP दिया तो हमें कितना खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि ESOP देने से कंपनी को लॉस ही तो हो रहा है। अगर कंपनी का शेयर मार्केट में 100 रुपए का है और कंपनी उसको 30 रुपीज का ऑफर कर रही है, तो 70 का कंपनी को लॉस हो रहा है। तो ये लॉस कंपनी हर वेस्टिंग पीरियड के एंड में चेक करती है। अगर हमने आज ESOP दिया, आज ESOP दिया या आज ESOP दिया, तो हमें कितना लॉस उठाना पड़ेगा। तो उसी लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, उसके पहले आपको एक बात समझनी है। एक यहां पे टर्म होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक टर्म होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली लॉस का अमाउंट है। ठीक है, ये आपके लिए लॉस का अमाउंट है। मान लीजिए कि शेयर का मार्केट वैल्यू प्राइस, शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 150 है और शेयर की फेस वैल्यू 100 है, जो फिलहाल किसी काम की नहीं है। और जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है, जिस प्राइस पर आपके ESOP ऑफर करे गए थे, वो हम मान लेते हैं 70 रुपीज है। तो आप मुझे बताइए कंपनी को लॉस कितने का हो रहा है? एक शेयर पर कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है? 30 रुपीज। 30 रुपीज का। और कोई जवाब? देखिए 30 सही आंसर इसलिए नहीं है, ये आपके शेयर का मार्केट प्राइस है। अगर कंपनी इसको आज मार्केट में इश्यू करने जाए तो कंपनी को एक शेयर के बदले में 150 रुपए मिलेंगे, पर कंपनी 150 के शेयर को 70 पे अपने एम्प्लॉयज को ऑफर कर रही है, तो कंपनी को यहाँ पे कितने का लॉस हुआ? 80 रुपीज का। समझ गए? तो फेस वैल्यू का फिलहाल यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। इसी लॉस को बोला जाता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बात समझ में आ गई? तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपके लिए लॉस होगा और उस लॉस को निकालने का तरीका क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस जिस प्राइस पर वो ऑफर किया गया, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस। आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो ये आपने पीछे का नोट करा, नोट्स भी साथ में बनाते रहिए। वेस्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है, और ये वाला फॉर्मूला इसको नोट करके मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ इसकी अभी। सर कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। इसको हम खत्म करके फिर आज एक नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पर्पस क्या है? पर्पस है टू कैलकुलेट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। वी हैव टू कैलकुलेट एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस at the end of every vesting period. At the end of every vesting period, तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि हर वेस्टिंग पीरियड के एंड में कंपनी ये चेक करेगी अगर हम आज ESOP ऑफर कर दे तो हमें कितने का लॉस उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एंट्रीज की अगर हम बात करें तो एट द एंड ऑफ एवरी वेस्टिंग पीरियड आपको ये दो एंट्री हमेशा लिखनी है। नोट करते रहिएगा साथ में, लेकिन जहां पर मैं कुछ समझा रहा हूं तो उसको समझना भी। एट द एंड ऑफ एवरी वेस्टिंग पीरियड आप यहाँ पे ये जो आप एक्सपेंस निकालोगे, कौन सा एक्सपेंस? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। इसको हमने रिकॉर्ड करना है। सर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू साइड में क्या लिखें, टू साइड में लिखेंगे इसॉप आउटस्टैंडिंग, इसॉप आउटस्टैंडिंग। सर ये नाम क्यों आ गया? क्योंकि इसॉप अब आज एक्सरसाइज आपके नहीं हो रहे हैं, अभी ये वेस्टिंग पीरियड के एंड की एंट्री है। मान लीजिए पहला वेस्टिंग पीरियड का ईयर खत्म हुआ, तो उस ईयर के एंड में कंपनी ये देख रही है कि हमें कितने का लॉस उठाना पड़ेगा अगर आज इसॉप हमने ऑफर कर दिए तो वो एक्सपेंस तो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसॉप आउटस्टैंडिंग इसलिए हमने क्रेडिट करा क्योंकि ये इसॉप आज एक्सरसाइज नहीं होगा, ये वेस्टिंग पीरियड के एंड में जाके एक्सरसाइज होगा। तो अभी आप इसको लायबिलिटी मान के क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ये समझ में आया? यस सर। बोलिए, क्लियर है सभी को? जैसे आप कोई भी एक्सपेंस को पे करते हो तो क्या एंट्री पास करते हो? मान लो रेंट पे किया तो क्या लिखा, रेंट टू कैश, क्योंकि वो तुरंत पे कर दिया। लेकिन अभी रेंट तुरंत पे नहीं करा है, बाद में दिया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सिमिलरली यहां पर भी जो इसॉप नाम का एक्सपेंस है आपका, वो आज थोड़ी ना हो रहा है, वो तो तब होगा जब एक्सरसाइज आपके राइट्स हो जाएंगे। तब तक के लिए इसे आप लायबिलिटी मान करके क्रेडिट करेंगे हर साल, वेस्टिंग पीरियड के हर साल के एंड में। अब आपने क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट को ओपन किया है तो इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। कहां पे क्लोज करेंगे? सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसे क्लोज करने की एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। जितना ऊपर डेबिट है उतना ही नीचे क्रेडिट है। दोनों एंट्री आपकी सेम डेट पर पास होंगी, वेस्टिंग पीरियड के एंड में, यानी कि 31 मार्च वाली डेट को। नोट करके जल्दी से बताएंगे। यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे तो फिर से बता दे रहा हूँ, ये एंट्री आपको पास करनी है हर वेस्टिंग पीरियड के एंड में। अगर क्वेश्चन में 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो 6 एंट्री पास होंगी हर वेस्टिंग पीरियड के एंड में। इसके बाद एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज पीरियड, या लिख सकते हैं ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज। जिस डेट पर आपके एम्प्लॉयज ने राइट को एक्सरसाइज कर लिया, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है, अब वो अपने शेयर्स को परचेज कर रहे हैं कि आपके शेयर इशू हुए एक तरीके से। अगर आपने एम्प्लॉयज को ऑफर दिया था, इसका मतलब आपने शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए। सर शेयर को इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो सिंपल सी आप ये एंट्री यहाँ पे लिख दोगे, बैंक टू शेयर कैपिटल। एम्प्लॉयज ने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया, और एम्प्लॉयज ने खरीदे तो आपके बैंक में कुछ पैसा भी आ गया। लेकिन ये तो हमने बहुत कम प्राइस पे ऑफर किया है। मान के चलिए शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है तो ये 100 है, बैंक में आपको 30 रुपीज मिलेंगे जिस पर आपने ऑफर किया था। तो यहाँ पे जो डेबिट में 70 रुपीज आएगा वो आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 100 रुपए का शेयर 30 पर ऑफर किया तो जो 70 रुपए का लॉस है वो किस नाम से आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑप्शन के नाम से। डेबिट करोगे किस नाम से, इसॉप आउटस्टैंडिंग। डेबिट करोगे किस नाम से, इसॉप आउटस्टैंडिंग के नाम से, जिसको आपने अभी तक हर वेस्टिंग पीरियड के एंड में क्या किया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था। अब जाके वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी आज आपकी खत्म हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गई, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल हमेशा रिकॉर्ड होगा फेस वैल्यू पर, इसॉप आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड होगा एट वैल्यू ऑफ ऑप्शन, बैंक रिकॉर्ड होगा एक्सरसाइज प्राइस पर। अगर इस एंट्री में कोई डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएगा और उसे आप लिखोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कोई दिक्कत? नॉर्मल आपकी शेयर इशू करने की एंट्री है बैंक टू शेयर कैपिटल, जो बस लॉस का अमाउंट है वो किस नाम से आ जाएगा, इसॉप आउटस्टैंडिंग के नाम से, किस प्राइस पर, वैल्यू ऑफ ऑप्शन के प्राइस पर। और जो डिफरेंस है वो किस नाम से आ जाएगा, एसपीआर के नाम से। एंट्री क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज पीरियड जब आपका खत्म हो गया, उसके बाद जो ऑप्शन आपके लैप्स हो गए, तो उनका जो इसॉप आउटस्टैंडिंग है वो अभी भी स्टिल हमारे पास पड़ा है, उसे भी हमें कैंसिल करना है। ठीक है, तो उसे कैंसिल करने की एंट्री हो जाएगी, ये आपका जाएगा जनरल रिजर्व में, क्योंकि ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड कोई ना कोई खर्चा है और एम्प्लॉयज को आप सरप्लस या प्रॉफिट में से सैलरी देते हैं। तो ठीक है, इसको आप नॉर्मल अपने जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे। चलिए, इसके बाद ये जो हम एक्सपेंस निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेंस हमको कंप्यूट करना होता है। ये एक्सपेंस आखिर कंप्यूट कैसे करते हैं?
तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस कैसे निकाला जाएगा? जितने आपके ESOP अभी बचे हुए हैं, ESOP आउटस्टैंडिंग या ESOP ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, ESOP options outstanding multiplied by value of option थोड़ा सा ऐसे लिखो, ESOP option outstanding multiplied by value of option जो कि लॉस होता है हमारे लिए, multiplied by lapsed vesting period divided by total vesting period और माइनस एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसको सिर्फ आप नोट करिए, अभी एग्जांपल से हम समझेंगे क्या चीज है। ESOP ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जो ऑप्शन आपके पास बचे हैं अभी, इनटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन इनटू लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड। मान लीजिए 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 1 साल बीता, तो आप क्या लिखोगे 1/3, 1 साल बीत गया और टोटल आपका कितना पीरियड है, 3 साल का पीरियड है। माइनस करोगे आप वो एक्सपेंस को जो पहली डेबिट हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि ये काम सेकेंड ईयर से होना शुरू होगा। अभी आप इसको लिखो, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जिसको हम करते हैं अभी साथ में। एग्जांपल ये मैंने आपको एक टाइमलाइन बना दी जिसमें हम सारी चीजों को समझेंगे। ये आपकी है ग्रांट डेट, जिस डेट पर आपके ऑप्शन ग्रांट करे गए। कितने ऑप्शन ग्रांट करे गए? 1000। 1000 ऑप्शंस ग्रांटेड एट ₹20। शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा था 140, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। और यहाँ पे आपका 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वेस्टिंग पीरियड के एंड में 100 ऑप्शन लैप्स हो गए, यानी मान के चलो कंपनी ने ये कहा था कि आप हमारे 3 साल तक एम्प्लॉय बने रहिए, तो उसमें से 100 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। सेकेंड पीरियड के एंड में 50 ऑप्शन लैप्स, सेकेंड ईयर में 50 और छोड़ के चले गए। थर्ड ईयर के एंड में 100 ऑप्शन लैप्स, इतने आपके और छोड़ के चले गए। तो यहां से लेकर यहां तक आपको क्या बता रखा है, ये वेस्टिंग पीरियड। इसके बाद ये आपका 1 साल का बचेगा एक्सरसाइज पीरियड, जहां पर हमें बता रखा है कि 750 ऑप्शन आपके यहां पर बचे थे। आप चेक करो, 1000 में से 100 यहां चले गए, 100 यहां चले गए, 50 यहां चले गए, यानी 250 चले गए, तो बचे 750। यहां तक कितने पहुंच पाए? 750। उसमें से 700 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड देयर राइट। तो 750 ऑप्शन आपके कहां तक पहुंच गए थे? एक्सरसाइज पीरियड तक, जिसमें से 700 ने अपने ऑप्शन को क्या किया, अपने राइट को क्या किया, एक्सरसाइज कर लिया। तो मुझे बताइए कि एक्सरसाइज पीरियड के बाद कितने ऑप्शन लैप्स हो गए? 50। करेक्ट। तो 750 में से अगर 700 ने शेयर्स खरीदे, मतलब 50 ऑप्शन आपके क्या हो गए, एक्सरसाइज पीरियड के बाद लैप्स हो गए। ये क्वेश्चन आप नोट करिए जल्दी से। इसके बाद मुझे एक सवाल का जवाब दो कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? 120। 120, करेक्ट। कैसे निकालते हैं सर? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो 140 माइनस 20, 120 का हमें लॉस होगा एक शेयर के ऊपर। चलिए एंट्रीज के ऊपर आते हैं। एंट्रीज के मैंने क्या बताया था
एट द एंड ऑफ एवरी वेस्टिंग पीरियड हमको दो दो एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और इसी सेम डेट पर एक और एंट्री पास हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस। आप मुझे फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकाल करके बताइए जरा, मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखवा दिया था। फर्स्ट ईयर के एंड में जहां पे 100 ऑप्शन लैप्स हो गए 1000 में से, तो 900 ऑप्शन आपके पास बचे, तो 900 ऑप्शन से एक्सपेंस कितना आएगा, ये रहा फॉर्मूला, निकाल करके बताइए। ESOP आउटस्टैंडिंग कितना आ गया 900, आपको पता ही आगे की चीजें कितनी है, तो 36,000। सर मेरा भी 36,000 वेरी गुड 36,000 है। कैसे आया सर, ESOP बची थे 900, 120 का वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, एक साल बीत गया, टोटल 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था, और हमने इसके पहले कोई भी एक्सपेंस पीएल में डेबिट नहीं किया हुआ है, तो पहली बार करने जा रहे हैं, तो ये आ गया आपका 36,000, करेक्ट। एंट्री में अमाउंट आ जाएगा 36,000, 36,000। आगे करना शुरू कर दीजिए आप सेकंड और थर्ड ईयर की एंट्री। अब आते हैं सेकंड ईयर पे। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर हम दोबारा से वही लिखेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे अमाउंट आप निकाल लीजिए। उसके बाद हम इसे भेज देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सेम अमाउंट के साथ। चलिए सेकेंड ईयर का एक्सपेंस बताइए कितना आ रहा है, बाकी मैं थर्ड ईयर की एंट्री यहाँ बना लेता हूँ। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस सर 68,000 8,000, नहीं कुछ गड़बड़ लग रही। सर 32,000। 32 करेक्ट। कैसे, आपका 68,000 सही आया, लेकिन उसमें एक बात और लिखी थी फॉर्मूले में, माइनस कर देना एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑलरेडी आपने पीएल में डेबिट कितना करा हुआ था फर्स्ट ईयर में 36,000, तो वो कम करने के बाद आपके पास बचेगा 32। ये कैसे है एक बार बताऊं सभी को मैं, कि सभी को आ गया समझ में? सर आ गया। ठीक है, थर्ड ईयर का बताइए, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस टू ESOP आउटस्टैंडिंग, उसके बाद इसको भी SOPL में भेजा जाएगा, SOPL टू ESOP आउटस्टैंडिंग। थर्ड ईयर में 100 ऑप्शन और चले गए थे, तो बचे 750। 750 इंटू 120 इंटू 3/3, ये आ गया 90,000। और इसमें से माइनस करेंगे वो एक्सपेंस जो पीएल में डेबिट हो चुका है। पीएल में 2 बार डेबिट हो गया, एक बार 36 एक बार 32, दोनों को माइनस कर दो, बिल्कुल 22,000। सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए अब आते हैं लास्ट एंट्री के ऊपर, एक्सरसाइज पीरियड वाली डेट पर। हमारे शेयर को कितने लोगों ने परचेज कर लिया, मतलब कितने लोगों ने रेड को एक्सरसाइज कर लिया? 700 ने। ठीक है, कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ेगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल, और डेबिट में आप लिखोगे ESOP आउटस्टैंडिंग। ESOP आउटस्टैंडिंग, और अगर कोई डिफरेंस है तो वो SPR के नाम से आ जाएगा। ये अमाउंट हमेशा कैसे रहेगा? बैलेंसिंग फिगर। बैंक में कितना अमाउंट आएगा कौन बताएगा?
14,000. चेक करते हैं, हमारे पास शेयर्स थे 700 और हमने ऑफर किया था इनको 20 रुपीज, बिल्कुल सही बात है 14,000। 700 ऑप्शन में एक्सरसाइज किया, 20 पे हमने ऑफर किया था, तो यहाँ पे आ रहा है 14,000। इस ऑफ आउटस्टैंडिंग में कितना आएगा, पहले वो छोड़ो, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? सर फेस वैल्यू क्या लेनी है? हम 10 मान लेते हैं चलो। तो 700 ऑप्शन है, 10 की फेस वैल्यू मान ली, कितना आ जाएगा? 7,000। एग्जाम में भी अगर फेस वैल्यू गिवन ना हो तो 10 या 100 दोनों में जो अच्छा लगे वो मान लेना। ये आ गया 7,000। बैंक वाली एंट्री में इस अपॉर्चुनिटी में कौन सा अमाउंट आएगा? जितने शेयर्स एक्सरसाइज हुए इनटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वो 50 वाला तो नेक्स्ट एंट्री में आएगा, बाकी डिफरेंस आपका एसपीआर में 91। तो 100 लेके भी करते तब भी डिफरेंस आपका इधर ही आ जाता। बोलिए, क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. दोबारा बता देता हूं, बैंक वाली एंट्री में जो इसऑप ऑपरेटिंग आता है वहां पर जितने ऑप्शन ने एक्सरसाइज किया उनके इसऑप ऑपरेटिंग को डेबिट किया जाएगा। क्योंकि आप एक बार एंट्रीज के ऊपर ध्यान दो, आपने इस अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करके पहले छोड़ दिया था, तो इसको हटाने के लिए अब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। अब एक लास्ट एंट्री हमारी और बची हुई है, जहां पर हम लिख देंगे इम्प्लॉइज इसऑप आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व। यहां पे आपका वो वाला अमाउंट आएगा जितने आपके लैब्स हो गए वेस्टिंग पीरियड के बाद। 50 ऑप्शन लैब्स हो गए थे और 120 का वेस्टिंग पीरियड है, कितना अमाउंट आ जाएगा? 6,000। क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आप अपने आप करिए। क्वेश्चन में आपको ये वाला दे रहा हूं, स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे, ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड, आपका एक्साइज पीरियड, और इसमें कितने कितने ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं वो भी आप देखते हुए चलेंगे। Zeta Limited having 1,000 employees grants 2 option each, तो ऑप्शन दिए कितने? 2,000. 2,000, करेक्ट। तो आपने ऑप्शन दिए 2,000 टू ईच एम्प्लॉय ऑन 1/4/2016। ये कौन सी डेट है, इसे क्या बोला जाएगा? Grant date. ग्रांट डेट। 20 कौन सा अमाउंट है? Exercise. करेक्ट, एक्सरसाइज प्राइस। व्हेन मार्केट प्राइस इज 90, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो गया? 70. 70 हो गया। द वेस्टिंग पीरियड इज 2 years एंड मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज ऑफ 1 year। 2 साल का वेस्टिंग पीरियड चलेगा, उसके बाद 1 साल का क्या दिया जाएगा? शेयर्स खरीदने के लिए समय। 800 employees exercise their option on 31st March 2019. Remaining option lapsed. वेस्टिंग पीरियड के बीच में कोई ऑप्शन लैप्स नहीं हुए, ऐसा क्वेश्चन पढ़ के मालूम पड़ रहा है। सर 1000 एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया था, टोटल 2000 थे, चलो, पर 1000 एम्प्लॉयज थे, वेस्टिंग पीरियड के बीच में कुछ लैप्स हुए, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं बताया। सीधे क्या बताया कि 800 एम्प्लॉयज ने राइट को क्या किया था? एक्सरसाइज किया था। ठीक है, तो वो जो 200 एम्प्लॉयज का इसऑप आउटस्टैंडिंग है वो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। एक बार अपने आप ट्राई करो,